वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम इंट्रोडक्शन देखे थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। आज हम वहां से आगे की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत परिपथ, है ना, विद्युत परिपथ आरेख। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है। ये सर्किट डायग्राम है जिसको सिमेट्रिक सर्किट डायग्राम बोलते हैं। एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसा तो सीधा सरल तो होता नहीं है। वो जिस तरह से रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इधर उधर तार जाता है, बहुत सारा है ना मुड़ा होता है वो। तो ये हम इसको समझने के लिए सिंपल डायग्राम जो होता है सिमेट्रिक डायग्राम बोलते हैं, जो समझने में ज्यादा आसान होता है, इसलिए सरल टाइप से ये सर्किट डायग्राम बनाया जाता है। सो ये जो है हमारा ये बैटरी है जिसपे दो सेल लगे हुए हैं। एक बड़ा सा होता है ये लकीर, ये जो तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो यहाँ पर एक बड़ा और एक छोटा लकीर से मिलकर एक सेल बनता है, और यहाँ पर जो है दो सेल का एक बैटरी है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम बैटरी बोलते हैं, है ना। सेल के संयोजन से बैटरी का निर्माण होता है। ये करंट जैसे ये जब यहाँ एक की है प्लग की, है ना, स्विच जिसको बोलते हैं, और इसका सिंबल होता है इस तरह से। एक क्लोज की है जिसे कारण क्लोज जब होगा तो ये करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। यहाँ से करंट आई निकल रहा है, और ये बल्ब का सिंबल है। बल्ब से होते हुए करंट अमीटर में जा रहा है, एमीटर का सिंबल है ये, और फिर से ये कंटिन्यूअसली करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, सर्किट डायग्राम में। तो इस आगे हम लोग पढ़ने से पहले कुछ चीजें हैं जो हमको याद रखनी पड़ती हैं, और उसका सिंबल्स को ध्यान में रखना होता है, ताकि नेक्स्ट जब भी हम सर्किट डायग्राम बनाएं तो उन सभी चीजों को स्मरण हो सके, समय पर याद रख सके। तो ये हम लोग कुछ कंपोनेंट्स दिया हुआ, उस कंपोनेंट्स का सिंबल्स को दिया गया है। जैसे ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट का है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट, हाँ, इलेक्ट्रिक सर्किट में एक तुम्हारा ये जो है हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट का ये सिंबल है प्लस और माइनस साइन के साथ। एक बैटरी है, बैटरी का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। यहाँ पर 1 2 3 सेल का एक बैटरी है, ठीक है। ये प्लग की का सिंबल है। प्लग की कैसा है, ओपन है प्लग की, या फिर इसको स्विच बोलते हैं। ओपन है, ओपन का मतलब क्या है, ओपन का मतलब है कि दोनों तार टच नहीं हो रहा है, दोनों ओपन है। ओपन का मतलब जब ओपन होता है इसका मतलब ऑफ। ओपन का मतलब जब स्विच हम ऑफ करते हैं तो ओपन होता है, जब करंट फ्लो नहीं करता है। तो ये ओपन स्विच का एक सिंबल है, और ये सिंबल है आपका क्लोज स्विच का, प्लग की जो कि क्लोज है। अब जब क्लोज कर देंगे तो सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये हमारा वायर ज्वाइंट है, एक वायर इधर से, एक वायर इधर से, और ये जंक्शन है, दोनों ज्वाइंट किया गया है। ये हमारा वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग है ना। ये हम एक वायर है, और दूसरा जो है यहाँ से इस तरह से सेमी सर्कल बना के गया हुआ है। इसका मतलब ये है कि दोनों तार आपस में टच नहीं कर रहा है, कनेक्ट नहीं है। तो ये क्रॉसिंग ऑफ वायर विदाउट ज्वाइनिंग है। ये बल्ब का सिंबल है, सिमेट्रिक सिंबल है बल्ब का, इलेक्ट्रिक बल्ब का। और ये रजिस्टर है, रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। ये रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है। रजिस्टर बताएंगे अभी हम आगे चलकर कि क्या होता है रजिस्टर, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, सारा चीज क्लियर होने वाला है आपका। उस दिन आपको पैसेंस रखना है। तो ये 9th नंबर में वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल रेजिस्टेंस ये रेजिस्टर है, उसमें ये जो तीर का निशान लगाने से ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। वेरिएबल का मतलब है जिसको जरूरत के अनुसार, है ना, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स हम रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया जाता है वैसे सब जगह पे, ऐसे सर्किट में। तो उसको हम लोग रियोस्टेट बोलते हैं। रियोस्टेट क्या होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। देन अमीटर है, इसको हिंदी में एमीटर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं एमीटर, हिंदी में बोलते हैं एमीटर। और ये हमारा वोल्ट मीटर है, हिंदी में भी वोल्ट मीटर ही बोलते हैं। एमीटर एक सर्कल के साथ एक बीच में लिखते हैं, और प्लस साइन और माइनस साइन के साथ ये वोल्ट मीटर है ना, उसी तरह से है। तो ये आसान है, ज्यादा हार्ड तो है नहीं। तो इसको एक बार हम प्रैक्टिस कर लेंगे, उसको बार बार सर्किट डायग्राम बना के एक बार लिख लेंगे, और अपने बिना देखे उसको याद करके प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। एक बार याद कर लेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा, कहीं बहुत मुश्किल तो है नहीं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा जाता है वो है हमारा ओम्स लॉ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ, है ना, इस क्लास 10 में जो बोर्ड का एग्जाम होता है ओम्स लॉ से क्वेश्चन रहता ही रहता है एकदम, ठीक है। इसलिए ओम्स लॉ को हम बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, ओम्स लॉ है क्या, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द बुक में आपको समझाया है कि विभिन्न तरह के अलग अलग वायर लेना है, अलग अलग मटेरियल के मेटल्स का वायर लेना है, लाइक नाइट्रोम है ना, मैग्नीज और है
कुछ अलग अलग मेटल्स का वायर, निकेल, मैग्नीज है, निकेल है, क्रोमियम है एंड आयरन मेटल्स, इन सभी मेटल्स को लेके एक हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। जैसे सपोज, अच्छा इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, हम उसमें थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो यहाँ पर थोड़ा हौच-पौच हो जाएगा, तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, फिर इसको रिमूव कर देंगे हम। तो हम नेक्स्ट ये साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये जानने की कोशिश किया कि अभी तक हमने पढ़ा कि अलग अलग चीजों के टेक्नोलॉजी के बताया है कि करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। लास्ट चैप्टर में, लास्ट क्लास में, इसी चैप्टर के लास्ट क्लास में हमने जाना कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर टू अनदर पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल के डिफरेंस होने की वजह से, विभव में अंतर, विभवांतर होने की वजह से आवेश किसी भी कंडक्टर का, किसी भी चालक का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक फ्लो करता है, धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। तो अब हम जो देखते हैं कि ये जो वोल्टेज है V और ये करंट है I, क्या दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है, कोई रिलेशन है, कोई संबंध है। तो इस रिलेशन, जब भी हम साइंस में संबंध का बात करेंगे, रिलेशनशिप का बात करेंगे या मैथ में रिलेशन का बात करेंगे, उसका मतलब है कि ऐसा फार्मूला जिसमें दोनों जो क्वांटिटी है, दोनों क्वांटिटी शामिल हो सके। दैट मीन्स कि फार्मूला की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा फार्मूला जिसमें V और I दोनों का रिलेशनशिप पता चले, रिलेशन पता चले, ठीक है। तो क्या दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है, V और I के बीच में दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह से कोई डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड करता है। तो इस चीज को ओम्स ने पता किया, और जॉर्ज साइमन ओम्स उनका नाम था। तो ये जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश किया। तो उन्होंने क्या किया कि एक सर्किट डायग्राम, जैसे ये सर्किट लिया और सर्किट में एक एक्स और वाई दो पॉइंट के बीच में खाली जगह छोड़ दिया, वैकेंट स्पेस छोड़ दिया, और यहाँ पर एक वायर लगाया, ये नाइक्रोम का लगा सकते हो या क्रोमियम का लगा सकते हो, एक वायर लगाया गया, तार लगाया गया जिसका एक रेसिस्टेंस होता है, हर एक वायर का एक रेसिस्टेंस होता है। अब रेसिस्टेंस क्या होता है भाई, रेसिस्टेंस के बारे में अभी हम ओम्स लॉ के कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग, रेसिस्टेंस क्या होता है। तो एक रेसिस्टेंस, हर एक वायर का मान लो अभी कि वायर का एक रेसिस्टेंस होता है जो कि करंट को रोकता है। तो हर एक वायर लगाया गया, यहाँ पर नाइक्रोम वायर लगाया गया, और हम यहाँ जानते हैं लास्ट क्लास में हम देखें कि जो वोल्ट मीटर लगता है ये हमेशा पैरेलल लगता है। तो इसके पैरेलल एक वोल्ट मीटर लगाया गया ताकि इसके दोनों टर्मिनल एक्स और वाई के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको मेजर करेगा वोल्ट मीटर, ठीक है। तो उसके बाद ये जो है यहाँ पर एक सेल लगाया गया, 4 सेल लगाया गया है, 4 सेल का एक बैटरी लगाया गया है जिसमें, ठीक है, 1.5 वोल्ट का एक ठो सेल है और 4 सेल लगाया गया है। तो ये कितना वोल्टेज का हो गया टोटल, तो 1.5 into 4 है ना, 6 वोल्ट हो जाएगा। तो ये 6 वोल्ट का बैटरी लगाया गया है और इसके साथ ये कनेक्ट किया गया है। तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। ये बड़ा वाला जो लाइन होता है, ये बड़ा वाला ये प्लस का साइन होता है, और ये छोटा वाला जो लकीर होता है ये माइनस को दर्शाता है। तो करंट जो हमेशा, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करता है, मतलब करंट इधर की ओर आएगा, पॉजिटिव से निकलेगा। करंट जब ऐसे आएगा तो ये वायर जो यहाँ पर लगा हुआ था, इस वायर में रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस से होकर गुजरेगा करंट, और ये आमीटर है, आमीटर क्या चेक करेगा, मेजर करेगा, आमीटर मेजर करेगा करंट को, है ना। करंट का ये आमीटर एक डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करता है, और उसके बाद ये प्लग की लगाया गया है जो कि क्लोज है। जब इसको स्विच को ऑन करेंगे, जैसे ही ये करंट जो है करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, और यहाँ पर जैसे ही गुजरेगा इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये मेजर करेगा कौन, वोल्ट मीटर मेजर करेगा, उसको नाप के बताएगा। तो उसने क्या किया कि साइंटिस्ट जो ये ओम्स थे उन्होंने देखा कि जितना बार अलग अलग टाइप्स के वायर को, वेरियस टाइप्स के वायर्स के साथ इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने ये पाया कि अगर सेम टाइप के, जब हम नाइट्रोम वायर की बात करेंगे तो नाइट्रोम वायर का जो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको जब देखा इन्होंने, ये सीरियल नंबर ऑफ सेल्स, पहले क्या हुआ कि पहले एक सेल को जोड़ा गया, फिर वोल्टमीटर और आमीटर का रीडिंग लिया गया, ठीक है, और उसको V by I यानी इसको डिवाइड किया गया, उसका अनुपात निकाला गया, रेशियो V by I, V to E, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट का रेशियो निकाला गया। यहाँ पर जब एक सेल जोड़ा गया, फिर उसके बाद 2 सेल उसमें ऐड कर दिए गए, फिर देखें करंट का रीडिंग क्या है, वोल्टेज का क्या रीडिंग है, फिर 2 सेल जोड़ा गया, फिर देखें 3 सेल जोड़ा गया, फिर देखें 4 सेल जोड़ा गया, फिर देखें बाद में V by I निकाला, यानी कि रेशियो निकाला वोल्टेज का हर बार, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चारों बार इन्होंने क्या किया, वोल्टेज और बाई करंट का रेशियो निकाला गया, ठीक
ठीक है, रेशियो ऑफ वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट रेशियो निकाला गया। तो उन्होंने ये पाया कि जितना बार भी आया ये करंट, ये जो रेशियो आया V बाई आई, ये रेशियो हर बार सेम आ रहा था। दैट मीन्स क्या हुआ, दैट मीन्स इससे मतलब ये था कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेल जोड़ने से तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। जब हम बैटरी में जब इस एक सेल से दो सेल हो जाएगा, दो सेल से तीन सेल हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो बना के जनरेट कर रहा है बैटरी, ये पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ रहा है, एक सेल से दो सेल में जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ रहा है सर्किट में, वैसे वैसे जो करंट है यहाँ पर एमीटर में जो करंट का रीडिंग है वो बढ़ रहा था। ठीक है, तो करंट रीडिंग में वैसे से बढ़ रहा था। तो इसके कारण क्या हुआ कि V और I का जो रेशियो है वो हमेशा सेम आ रहा था। तो इससे ये इस ऑब्जर्वेशन से हमको, इससे अगर हम ग्राफ बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन से, तो इन पॉइंट से लेकर जैसे V और I का जो पॉइंट है, I में जो भी रीडिंग आया, V में जो रीडिंग आया, तो हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। जब ये एक्स एक्सिस है, हम जानते हैं ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। मान लो कि करंट को हम लिए हैं, सपोज करंट को लिए एक्स एक्सिस में, एम्पियर में करंट को दिखाया गया है, और ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मींस विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको वोल्ट में हम मेजर किए हैं, वोल्ट में है। ऊपर की तरफ पोटेंशियल वाई एक्सिस में पोटेंशियल डिफरेंस लिए हैं और एक्स एक्सिस में हम करंट को लिए हैं, जो एमीटर में दर्शाए गए हैं। तो जब हम चारों पॉइंट्स को लिखते हैं, चारों पॉइंट को पहले दर्शाते हैं। मान लो कि करंट हमारा है यहाँ पर 0.1, 0.2, 0.3, किस यूनिट में है करंट? एक करंट है एम्पियर में, 0.4, 0.5, 0.6, और यहाँ पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, सपोज ये 2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, एंड सिमिलरली इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है। तो हमने ये देखा कि दो पॉइंट्स को जब मिलाया गया, दो पॉइंट्स के या चार बार अलग अलग सेल्स को जब जोड़ने पर हमको जो पॉइंट्स मिले, इस तरीके से पॉइंट्स मिले, इस तरीके से पॉइंट्स मिले। तो ये एक स्ट्रेट लाइन, जब हम इस पॉइंट्स को मिलाएं तो एक स्ट्रेट लाइन, एक ग्राफ मिला, जिसको हम बोलते हैं VI ग्राफ, जिसको बोलते हैं हम VI ग्राफ। तो ये ग्राफ हमको ये बताता है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या बताता है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब एक सरल रेखीय ग्राफ है जो कि मूल बिंदु से होकर पास करती है। एक ग्राफ क्या बताता है? एक ग्राफ बताता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो है आपस में टाइटली प्रोपोर्शनल है ना। जिस तरह से करंट बढ़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी उसी रेट में, उसी दर पर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ हमको सरल रेखा में कोई ग्राफ मिलता है, कोई स्ट्रेट लाइन में ग्राफ मिलता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इसका मतलब है जिस दोनों का रेशियो जो है हमेशा कांस्टेंट है, दोनों का रेशियो कांस्टेंट है, हर बार कांस्टेंट है, इसलिए हमको ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन मिला। ठीक है, तो इन ऑब्जर्वेशंस के सहारे हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू Ohm's law, the potential difference V across ends of a conductor ends of any conductor across ends of the conductor is directly proportional to the current flowing through it है ना। provided बशर्ते कि provided that temperature remains constant,
ठीक है। तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि ओम्स के नियम के अनुसार जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो विभवांतर होगा, किसी भी चालक के दो सिरों के बीच में जो विभवांतर होगा, इसे हिंदी में बता दे रहे हैं, हिंदी के स्टूडेंट हैं साथ ही साथ लिख सकते हो, या फिर बुक में आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, कि जो पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू ओम्स के नियम के अनुसार जो किसी भी चालक के दो सिरों के बीच का विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है ना, बशर्ते कि जो तापमान है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, तापमान नियत रहना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि बस इसको याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको हम अगर मैथमेटिकली लिखना हो तो क्या लिखेंगे? V पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मींस V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, दिस इज द साइन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि V अगर बढ़ा रहे हैं तो I भी बढ़ रहा है, जिस रेट से हम V बढ़ा रहे हैं उसी रेट से I बढ़ रहा है, दैट मींस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाते हैं हम और इक्वल टू का साइन जब देते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी उसके बदले में एक कांस्टेंट दिया जाता है, कांस्टेंट लगाया जाता है R, है ना। वेयर हम यहाँ लिख सकते हैं वेयर R इज ए कांस्टेंट, R इज a proportionality constant, है ना। ये proportionality R is a proportionality constant, proportionality constant। R जो है proportionality constant है, which is called resistance, जिसको हम कहते हैं रेसिस्टेंस। तो V इक्वल टू आर आई या V इक्वल टू हम आई आर भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू आई आर, है ना, V इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं। तो ये हम ओम्स लॉ के द्वारा हमको ये रिलेशन मिल गया कि V जो है और R के बीच में ऐसा फॉर्मूला जिसमें V और R दोनों एक ही फार्मूला में है, दोनों एक दूसरे के साथ कैसे डिपेंड करता है, सो ठीक है। दोनों का रिलेशनशिप हम इस फार्मूला के द्वारा या ओम्स लॉ के द्वारा बता सकते हैं। V इक्वल टू आई आर होता है, R इज ए कांस्टेंट विच इज कांस्टेंट फॉर सेम टाइप ऑफ वायर, किसी भी वायर के लिए ये R जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। वायर में रेसिस्टेंस कांस्टेंट होता है। तो V इक्वल टू अगर आई आर है, V इक्वल टू अगर आई आर है तो R इक्वल टू हम लिख सकते हैं V ऊपर में I नीचे आएगा, तो R इक्वल टू क्या हो गया? V बाई आई, R इक्वल टू हो गया V बाई आई। यहां से हम दो चीजें देख सकते हैं, जब भी ऐसा फार्मूला हम देखते हैं R इक्वल टू V बाई आई, इसका मतलब क्या होता है समझो ध्यान से, ये जो लेफ्ट साइड पे जो लिखा है R ये ऊपर वाला का हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कोई भी फार्मूला में, ये सब फार्मूला में लागू होता है कि ये R जो है ऊपर वाला के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, R नीचे वाला के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है when one quantity increases then another quantity also increases। जब एक चीज के बढ़ने से दूसरा चीज भी बढ़ता है तो उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं? जब एक क्वांटिटी के बढ़ाने से दूसरा क्वांटिटी घटता है, when one quantity decreases by decreasing another quantity, जब by increasing another quantity, when one quantity increases by decreasing another quantity, यानी दूसरे क्वांटिटी को बढ़ाने से जब पहला क्वांटिटी घटता है ना, या जब पहला क्वांटिटी को बढ़ाने एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरा क्वांटिटी घटता है, विपरीत होता है, तो ऐसे इसको हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जब एक को बढ़ाने से दूसरा भी बढ़ता है तो इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, है ना। डिफरेंस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है करंट के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। तो R जो है रेसिस्टेंस जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ेगा रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, है ना। और करंट को अगर बढ़ाएंगे तो जो रेसिस्टेंस है वो घटेगा, करंट को बढ़ाने से रेसिस्टेंस घटेगा, क्यों? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऊपर वाला नीचे वाला का हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऊपर वाला का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हर एक फार्मूले में, किसी भी फार्मूला में इस तरह का फार्मूला अगर आता है तो
तो हम उसको देख सकते हैं। जैसे स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि टाइम जो होता है, टाइम के बढ़ाने से स्पीड घटता है ना। या फिर ऐसे उल्टा कह सकते हैं कि स्पीड के बढ़ाने से टाइम हमको कम लगता है, प्रोवाइडेड कि वन क्वांटिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर 3 क्वांटिटी हम एक फार्मूला में ले रहे हैं तो एक क्वांटिटी को हम कांस्टेंट रखेंगे और 2 क्वांटिटी के साथ हम एक्टिविटी करेंगे। सपोज ये 3 क्वांटिटी ले रहे हैं तो डिस्टेंस को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर डिस्टेंस 5 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर कांस्टेंट रखो। उसके बाद स्पीड अगर हम बढ़ाएंगे 5 किलोमीटर जाने के लिए, अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे, पूरा स्पीड से जाएंगे तो टाइम कम लगेगा, यानी स्पीड बढ़ाने से टाइम घटेगा। और स्पीड धीरे से जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे तो क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन वही अगर हम इसके बाद जब बात करेंगे एस और डी के बारे में बात करेंगे तो टाइम को कांस्टेंट रखना। टाइम मान लो 2 घंटा, टाइम कांस्टेंट है, 2 घंटा हमको जाना है चाहे जैसे जाओ, तो 2 घंटा अगर जाना है हमको, तो स्पीड अगर हम बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस, अगर 2 घंटा में 2 घंटा तक हमको चलना है तो स्पीड अगर हम बढ़ाएंगे 2 घंटा में ज्यादा दूर तक जाएंगे, है ना, तो डिस्टेंस बढ़ेगा। तो डिस्टेंस इसीलिए हम बोले कि ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला का हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और नीचे वाला इसके साथ हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसी भी फार्मूला में, दुनिया का किसी भी फार्मूला में। इस चीज को हम याद रखेंगे। तो ये रेजिस्टेंस जो है हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और ये रेजिस्टेंस जो है ये करंट का हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को बोलते हैं अनुक्रमानुपाती और इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। ये हमेशा अक्सर हम लोग को मैथ्स में भी दिखेगा और साइंस में भी दिखेगा, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे करेंगे। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे? रेजिस्टेंस जिसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस, है ना। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रतिरोध बोलते हैं, प्रतिरोध आर से डिनोट करते हैं। तो प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध होता क्या है? प्रतिरोध किसी भी कंडक्टर का, किसी भी चालक का एक प्रॉपर्टी होता है। प्रतिरोध किसी भी चालक का यानी किसी भी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है जो करंट के फ्लो या चार्ज के फ्लो को रोकता है, रेसिस्ट करता है, विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। रेसिस्टेंस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, it is the property of conductor, it is the property of conductor, of any conductor, not only conductor, है ना, मटेरियल हम कह सकते हैं, सिर्फ कंडक्टर नहीं, एनी मटेरियल which resist the flow of charge, ठीक है, which resist the flow of charge। मतलब क्या हुआ कि रेसिस्टेंस एक गुणधर्म होता है किसी भी पदार्थ का जो कि चार्ज के फ्लो को, चार्ज के प्रवाह को रोकता है, चार्ज के फ्लो को प्रतिरोध करता है, ठीक है, चार्ज के प्रवाह को रोकता है या चार्ज के फ्लो को चार्ज के प्रवाह को प्रतिरोध करता है, नहीं रोकता है, रेसिस्ट करता है, रेसिस्ट में रोकना। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल व्हिच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो को ये रोकने का काम करता है। तो किसी का प्रतिरोध ज्यादा हो सकता है, किसी का प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो सकता है, किसी का प्रतिरोध बहुत कम होता है। रेसिस्टेंस अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। तो ऐसा मटेरियल जो इसका रेसिस्टेंस कम होता है उसका हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करते हैं। अगर मान लो रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, करंट को फ्लो होना ही नहीं दे रहा, अगर मान लो एक वायर है और इस वायर में अगर करंट फ्लो यहाँ से हम सर्किट को लगाए हैं तो यहाँ से करंट फ्लो हो ही नहीं दे रहा है, इतना रेसिस्ट कर रहा है करंट को कि बहने नहीं दे रहा है, फ्लो नहीं होने दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो मटेरियल में रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं इंसुलेटर, है ना, उसको बोलते हैं इंसुलेटर या फिर पुअर कंडक्टर। अगर ऐसा मटेरियल का वायर हमारे पास है जो करंट को फ्लो होने दे रहा है, दैट मींस कि रेजिस्टेंस उसका कम है। रेजिस्टेंस कम होने के कारण, प्रतिरोध कम होने के कारण वो अपने अंदर से करंट को फ्लो करने दे रहा है, अपने अक्रॉस करंट को फ्लो होने दे रहा है, दैट मींस ये हुआ कि वो गुड कंडक्टर है, वो चालक है, सुचालक है। सुचालक अगर होगा तो प्रतिरोध, तो
दो बातें समझ में आई यहाँ पर कि एक तो पहला चीज ओम्स लॉ से हमें ये फार्मूला मिला V इक्वल टू आई आर, है ना, V इक्वल टू आई आर। याद रखना है कि ओम्स लॉ का फार्मूला है जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रिलेशनशिप को बताता है। दूसरा चीज रेसिस्टेंस का निर्भरता को बता रहा है, डिपेंडेंसी को बता रहा है कि कैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, यानी वोल्टेज मींस पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट वोल्टेज ओनली, वोल्टेज डिफरेंस एक्चुअली होता है, एक्चुअली होता है क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। हम लोग तो बोल देते हैं बोलचाल में वोल्टेज, लेकिन वो वोल्टेज नहीं होता है, बल्कि वोल्टेज डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसके कारण से करंट उसमें से होकर बहता है, करंट नहीं चार्ज रहता है, करंट उसको करंट कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का, और रेसिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट का। अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा करंट घटेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस अगर हमारा बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, अगर रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा करंट कम होगा, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, इस पे डिपेंड करता है, ये इस पे डिपेंड नहीं करता है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल में किसी भी वायर में, हर एक वायर में, हर तरह का वायर में कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है, एज ए प्रैक्टिकल व्यू में हम सोचे तो, है ना। तो ये था हमारा ओम्स लॉ, और ये ओम्स लॉ जनरली पूछता है एग्जाम्स में। ओम्स लॉ या तो डेफिनेशन आ जाएगा, तो डेफिनेशन जब भी लिखेंगे ये फार्मूला हम यहाँ तक करके छोड़ेंगे, है ना, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ, ठीक है। साथ ही साथ हम रेसिस्टेंस को भी वहां से डिराइव करके रेसिस्टेंस का भी फार्मूला तक लाएंगे, और रेसिस्टेंस को भी डिफाइन कर देंगे। तो अगर बड़ा मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये सारा चीज को हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका एनसीईआरटी बुक में, हाँ इंपॉर्टेंट चीज तो छूटी है, रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस को जो एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो है, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, ये होता है ओम, ठीक है। क्योंकि ये जो जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 ईस्वी में 1827 ईस्वी में इसका डिस्कवर किया था, ठीक है। इस फार्मूले का या फिर इस रिलेशनशिप के बारे में बताया था उन्होंने, और ये रेसिस्टेंस का डिस्कवर उस टाइम खोज हुआ था रेसिस्टेंस का, और जो कि कांस्टेंट है फॉर ए गिवन मेटालिक वायर। तो उनके अनुसार एसआई यूनिट को, आर का एसआई यूनिट को ओम बोला जाता है, और इसको सिंबलाइज करते हैं हम लोग इस तरह से, ठीक है। ये है ओम का सिंबल है, तो इसको याद रखेंगे। एक ग्रीक लेटर है ओम, ठीक है, ग्रीक लेटर है ओम, और इसको रेसिस्टेंस का सिंबल है, ये ओम का सिंबल है, रेसिस्टेंस का सिंबल आर है, ये ओम्स का सिंबल है, ठीक है। अभी एक और आएगा ओम मीटर, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक और क्वेश्चन आता है, एक आता है डिफाइन वन ओम, ठीक है, वन ओम को डिफाइन करने के लिए आता है। तो यहाँ पर आपके बुक में दिया हुआ है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज 1 वोल्ट, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड 1 एम्पीयर इज करंट फ्लोइंग थ्रू इट, अगर एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के दो एंड के बीच, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 1 वोल्ट है, और इसमें से अगर 1 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये है इस वायर का रेजिस्टेंस होगा 1 ओम, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं if the potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance R of the conductor is 1 ohm, ठीक है। अगर किसी धारावाही चालक या धारा चालक के दो सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है, हिंदी में सुन लीजिए, हिंदी में बता रहे हैं कि अगर एक चालक के दो सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है और उसमें से 1 एम्पीयर करंट, 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उनका उस तार का या उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा, 1 ओम होगा, ठीक है। एक और चीज है, कभी कभी क्या होता है कि प्रैक्टिकल केसेस में हम देखते हैं कि बहुत सारे इक्विपमेंट हमारे घरों में लगे होते हैं, अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट होते हैं, जिसमें अलग अलग टाइप का करंट होता है, अलग अलग रेटिंग का करंट चाहिए होता है, अलग अलग टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है। तो
जो सोर्स ऑफ वोल्टेज है, जो इलेक्ट्रिक करंट जो सोर्स आ रहा है, सोर्स पोटेंशियल डिफरेंस जो है, सोर्स करंट का पोटेंशियल डिफरेंस या फिर करंट जो है, उसको हम चेंज करना थोड़ा मुश्किल है, उसको चेंज नहीं करते हैं, उसको चेंज नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे केस में अलग अलग इक्विपमेंट में हमको क्या करना पड़ता है, कभी कभी अकॉर्डिंग टू द इक्विपमेंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, करंट को घटाना बढ़ाना पड़ता है, करंट या पोटेंशियल डिफरेंस को घटाना बढ़ा सकते हैं, करंट को घटा बढ़ा सकते हैं। तो कैसे घटा बढ़ा सकते हैं? बाय द यूज ऑफ various रीडिंग ऑफ रेसिस्टेंस, वेरियस काइंड्स ऑफ रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस को हम अलग अलग टाइप का रेसिस्टेंस को लगा के उस प्लेस पे, उस जगह पे हम करंट को और वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। हम अपने रिक्वायरमेंट्स के अनुसार वहां पर रेसिस्टेंस को हम घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो रेसिस्टेंस को कैसे, रेसिस्टेंस को अगर हम अलग अलग रेसिस्टेंस लगाते हैं तो हमारा करंट जो है उसके अकॉर्डिंग होगा। रेसिस्टेंस हम ज्यादा लेंगे, करंट कम आएगा। रेसिस्टेंस कम रेसिस्टेंस वाला वायर लेंगे तो हमारा जो करंट है वो बढ़ेगा, है ना। तो उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को घटाने बढ़ाने के लिए हम एक ऑप्टिमल जो अमाउंट का रेसिस्टेंस लगाया जाता है इक्विपमेंट में, ताकि हमको मनचाहा या जरूरत के हिसाब से करंट या वोल्टेज मिल सके। ठीक है, तो एक गुड कंडक्टर होता है, एक पुअर कंडक्टर होता है। गुड कंडक्टर किसे कहते हैं? तो गुड कंडक्टर हम उसी को कहेंगे जिसमें रेसिस्टेंस जो होगा वो एप्रिसिएबल होगा, रेसिस्टेंस जो होगा कम होगा, उसको गुड कंडक्टर बोलेंगे। जिसमें रेसिस्टेंस ज्यादा होगा वो पुअर कंडक्टर होगा, है ना। A conductor having some appreciable resistance is called resistor. A component of identical size that offers a higher resistance is poor conductor. ऐसा कंडक्टर, ऐसा कंपोनेंट जिसमें आइडेंटिकल साइज हो, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर्स ए हायर रेजिस्टेंस, ऐसा कंपोनेंट जिसमें हायर रेजिस्टेंस हो। तो हायर रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा? करंट कम फ्लो करेगा, करंट को रोकेगा फ्लो होने से। तो फ्लो होने से अगर रोकता है तो इसका मतलब क्या है कि वो पुअर कंडक्टर है। और अगर इंसुलेट, अगर हमारा ऐसा कंपोनेंट जिसमें रेजिस्टेंस कम है, तो करंट ज्यादा निकलेगा, करंट ज्यादा फ्लो करेगा, जो अमाउंट ऑफ करंट है वो एप्रिसिएबल अमाउंट में फ्लो कर सकता है। तो ऐसे केस में उसको हम कहेंगे गुड कंडक्टर। ठीक, अब नेक्स्ट जो है हमारा फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। दैट मीन्स कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ना। फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर, the resistance of a uniform metallic conductor is directly proportional to its one length, directly proportional to its length L and inversely proportional to second area of cross section, area of cross section A। रेसिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्मली मेटालिक कंडक्टर मतलब ऐसा कंडक्टर जो पूरी तरह से यूनिफॉर्म मेटल का बना हुआ है, यानी कि जो भी मेटल है पूरी तरह से बराबर मात्रा में, बराबर रूप से उसके पार्टिकल्स हैं, है ना, यूनिफॉर्म है, उसके पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली मेड है। कोई भी ऐसा कंडक्टर जो यूनिफॉर्म मेटल से बना हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई अलग अलग टाइप का मेटल है या फिर मेटल का पार्टिकल्स का जो डिस्टेंसेस है, जो उनका जो
बीच के जो पार्टिकल स्पेस है वो अलग अलग है, ऐसा नहीं। यूनिफॉर्मली मेटेलिक कंडक्टर का मतलब है एक तरह का मेटल जो हर जगह का उसका जो कंपोजिशन ऑफ द जो वायर है या कंडक्टर है वो सेम होना चाहिए। इसीलिए यूनिफॉर्म का मतलब है मेटल जो है उसका मेटल बराबर रूप से विस्तृत है। तो रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पहला इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। तो ये रहा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोला एल है ना, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, सपोज ये वायर है ना, ये वायर है, वायर का हम जानते हैं वायर जो होता है सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ये वायर है। वायर को एरिया क्रॉस सेक्शन किसको बोलते हैं, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। अगर ये वायर है तो इसका ये एरिया सेक्शन है, इसको काटने से फिर कैसा निकलेगा, ये सर्कुलर निकलेगा, फिर काटेंगे तो कैसे निकलेगा, सर्कुलर निकलेगा, उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको बोलते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है, ये क्रॉस सेक्शन इसका कैसा है, सर्कुलर है, तो सर्कुलर का एरिया क्या होगा, सर्कुलर का जो एरिया होगा वही एरिया इसका होगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और इसका लेंथ का जो वायर है उसका लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। मतलब इस वायर, अगर ये सपोज ये वायर है, दिस इज अ वायर एंड, तो अगर हम इसका रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है इसका लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब लेंथ अगर इसको बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेजिस्टेंस अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने का मतलब क्या है, इसको मोटा करना, थिक या थिन करना। पतला करेंगे तो क्या होगा, पतला करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मोटा करेंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, है ना। एरिया अगर बढ़ेगा, एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारा लॉ ऑफ रेजिस्टिविटी कहता है। तो रेजिस्टेंस को फिर से हम देख रहे हैं कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन इस पर हटाना है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम इक्वालिटी का साइन जब लगाते हैं तो उसके बदले में एक कांस्टेंट लगता है। तो इस बार हम कांस्टेंट लगा रहे हैं, एक सिंबल है जिसको हम बोलते हैं रो, है ना, एक सिंबल है, एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा रहे हैं, प्रोपोर्शनलिटी लगा रहे हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा रहे हैं जिसको हम रो बोलते हैं, और ये L by A, R equal to रो L by A। यहाँ पर हम लिखेंगे कि where rho is a constant of proportionality, rho is a constant of proportionality, where rho is a constant of proportionality which is called resistivity, और इसको हम कहते हैं रेसिस्टिविटी। इसको हम क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी, ठीक है। अभी हम पढ़ा रहे हैं, बाद में ना, ठीक है। देखो मोबाइल लगा हुआ है, रिकॉर्ड हो रहा है। R equal to रो L by A, ठीक है। Where रो is a constant of proportionality which is called resistivity। तो ये हमारा रेसिस्टिविटी का सिंबल है रो, इसको क्या बोलते हैं, रो, इसको हम बोलते हैं RHO, रो, है ना। रो और इसका जो सिंबल है ये इस तरह के सिंबल है, इसको रो बोलते हैं। तो यहाँ से हम और क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं रो इक्वल टू, निकाल सकते हैं क्या, आर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आर ए हो जाएगा बाई एल, आर ए बाई एल, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। तो रो हमारा क्या है, रेसिस्टिविटी है, और रेसिस्टिविटी क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है हर एक मैटर का, किसी भी मैटर का, किसी भी कंडक्टर का या नॉन कंडक्टर का या पुअर कंडक्टर का, हर एक मैटर का एक रेसिस्टिविटी होता है। एक उसके बनने के साथ ही उसमें रेसिस्टिविटी आता है। रेसिस्टिविटी, एक लकड़ी है उसका भी रेसिस्टिविटी होगा, एक आयरन है का रॉड है उसका भी रेसिस्टिविटी होगा। तो रेसिस्टिविटी पे डिपेंड करता है कि उसमें से करंट फ्लो होगा या नहीं होगा, चार्ज फ्लो होगा या नहीं होगा। तो ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें से गमन करेगा या नहीं करेगा। तो ये रेसिस्टिविटी जो डिपेंड करता है आर ए बाई एल पर। तो यहाँ पर रेसिस्टिविटी क्या है, ये एरिया क्रॉस सेक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और यहाँ रेसिस्टिविटी एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रो इक्वल टू आर ए बाई एल। और ये रेसिस्टिविटी है, इसका एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी सभी चीज का, जितना भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, जितना भी क्वांटिटी को पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, सबका एसआई यूनिट मस्ट बी रिमेम्बर्ड, है ना, उसको याद रखना बहुत जरूरी है।
ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस नहीं, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होता है? ये होता है ओम मीटर, कंफ्यूज नहीं करना है, ओम मीटर, ठीक है। रेसिस्टेंस का सिर्फ ओम होता है और रेसिस्टिविटी का होता है ओम मीटर, ठीक है। जैसे बुक में, आपका एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कुछ मटेरियल का रेसिस्टिविटी दिया हुआ है ना। जैसे सिल्वर का 1.60 into 10 to the power -8 ओम मीटर, कॉपर का 1.62 into 10 to the power -8 ओम मीटर, एल्युमिनियम का 2.63 into 10 to the power -8 ओम मीटर। तो ये रेसिस्टिविटी जो है अलग अलग मटेरियल का दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह कुछ कंडक्टर से, ये सब कंडक्टर है क्योंकि इसका रेसिस्टिविटी कम है ना, -8, -10 to the power -8 है, बहुत कम है ये रेसिस्टिविटी, इस कारण से ये गुड कंडक्टर है। कुछ एलॉय हैं, उनका रेसिस्टिविटी दिया है, ठीक है, कॉन्स्टेंटेन 49 into 10 to the power -6, मैग्नीज दिया है 44 into 10 to the power -6। क्या एलॉय है? एलॉय क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, ये डेफिनेट फिक्स रेशियो है ना। When 2 or more than 2 metals combine in a fixed ratio, then it is known as alloy, ठीक है। उसी तरह से इंसुलेटर्स हैं, इंसुलेटर क्या हो गया? पुअर कंडक्टर, जैसे ग्लास हो गया 10 to the power 10 से लेकर 10 to the power 14 तक, मतलब बहुत ज्यादा रेसिस्टिविटी होता है। हार्ड रबर हो गया, एबोनाइट हो गया, डायमंड हो गया, है ना, पेपर हो गया, वुड हो गया, ये सब का रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण से चार्ज फ्लो होना असंभव है, तो चार्ज नहीं फ्लो हो पाता है। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर इसमें से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है कि अगर, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि सपोज कि किसी का रेसिस्टेंस, अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सपोज मान लो ए है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर हम 2a कर देते हैं, डबल करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम डबल कर देते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर देते हैं, और लेंथ को हम हाफ कर देते हैं, लेंथ को हम हाफ कर देते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर देते हैं और लेंथ को हाफ कर देते हैं, तो बताओ कि उसका रेसिस्टिविटी में क्या चेंज होगा, ठीक है, या उसके रेसिस्टेंस में क्या चेंज होगा, है ना। तो रेसिस्टेंस में होता है, बेसिकली रेसिस्टेंस में होता होगा, R = ρl/A। तो हम जानते हैं इसके रेसिस्टेंस में क्या चेंज होगा, तो ये हम जानते हैं कि R = ρl/A होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमारा ये एक प्राइमरी स्टार्टिंग में था हमारा कि लेंथ, किसी भी वायर का लेंथ L था और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन A था। अगर हम सेकेंड बार क्या बोलते हैं कि हमारा क्या हो गया, एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया डबल, दैट मींस 2a हो गया, और लेंथ हो गया हाफ, दैट मींस L/2 हो गया। तो अगेन मेरा रेसिस्टेंस, जो न्यू रेसिस्टेंस होगा, ये R1 मान लेते हैं और ये R2 मान लेते हैं। तो R2 क्या होगा, ये रो तो रो ही रहेगा, रो इज कांस्टेंट फॉर एनी मटेरियल, रो जो है उस कांस्टेंट है और जो उस मटेरियल में होगा। तो लेंथ और एरिया चेंज हो सकता है, तो उसके अनुसार रेसिस्टेंस भी चेंज होगा। L इस बार मेरा L/2 हो जाता है, तो L की जगह हम क्या करते हैं, L/2 लिख लेते हैं, और एरिया जो है 2a हो जा रहा है, तो इसकी जगह 2a की जगह 2a लिख लेते हैं। तो R2 क्या हो जाएगा, ये रो हो गया L/2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 चल जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 2a, ठीक है। तो इसको हम R2 को और क्या कर सकते हैं, यहाँ R2 को और हम क्या कर सकते हैं, R2 = हो जाएगा रो L और नीचे में 4a, है ना। और क्या कर सकते हैं, R2 रो L/A, और यहाँ पर 4 को आगे ले आते हैं, तो रो L/A जो आ रहा है ये R2 है = 1/4। रो L/A जो है ये किसके बराबर है, ये R1 के बराबर है, ये स्टार्टिंग जो रेसिस्टेंस था उसके बराबर है। तो हम इसका रेशियो जब निकालेंगे R2 / R1, तो ये आ जाएगा 1/4। इसका मतलब क्या हुआ, R1 स्टार्टिंग में 4 था, अभी क्या आ गया, 1 आ गया, R2 जो आ गया 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/4 हो गया, 4 हिस्सा में से 1 हिस्सा हो गया। R2 जो हो गया, तो हम क्या किए, एरिया को डबल किए और लेंथ को हाफ किए। एरिया को डबल करने से रेसिस्टेंस हमारा क्या हो गया, 4 से घटकर 1 हो गया, 1 हो गया। तो कितना परसेंट घटा, यहां से इसको घटाने से कितना घटा भाई, तो 3 यूनिट घटा। 3 यूनिट घटा किसमें पहले कितना था, 4 था, 4 से 3 यूनिट घटा, दैट मींस 3/4 × 100। ये 3/4 किसके बराबर होता है, 75% के बराबर होता है ना। 25 × 100 25 × 75%, दैट मींस 75%।
जो है हमारा रेजिस्टेंस है घट गया। एरिया को जब हम डबल किए, लेंथ को हाफ किए, तो हमारा रेजिस्टेंस जो है 75% डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जनरली आता ही आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम्स। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस जिसे इसमें दिया हुआ है एग्जांपल के तौर पर, उन एग्जांपल्स को करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपका आएगा। तब तक अभी तक जो भी हम लोग किए हैं उस चीज को बढ़िया से, एक एक चीज को, वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, बढ़िया से देखिए, उसको समझने का कोशिश कीजिए। अगर किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो अगले कमेंट में हमको बता सकते हैं, ताकि उस चीज को हम दोबारा उसको व्याख्या करने की कोशिश करेंगे, दोबारा उसको क्लियर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।